कृषि विधियां और कृषि क्रांतियां समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। जो पारंपरिक कृषि विधियां थीं जैसे जुताई और सिंचाई ने फसलों की वृद्धि को सुगम बनाया। इसके बाद क्या आती हैं, कृषि क्रांतियां आती हैं जैसे हरित क्रांति और नीली क्रांति जैसे कृषि क्रांतियों ने उत्पादन बढ़ाने में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस लिहाज से दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम विभिन्न कृषि विधियां और कृषि क्रांतियों को बेहतरीन तरीके से जानेंगे और इसे ट्रिक से याद भी करेंगे, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चन डीपली भी पूछ रहा है। और दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों को जानते हैं, फिर बाद में विभिन्न कृषि क्रांतियों को भी देख लेंगे। और दोस्तों इसको हम ट्रिक से याद भी करेंगे और डीपली भी जानेंगे। पहला दिया है दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए शेर रेस दोस्तों ये रिलेटिव ही है। और दोस्तों शब्दों के अक्षरों को, दो अक्षरों को लें तो इसमें रेस है और इसमें क्या है, शेर है। इसको उल्टा कर देंगे तो ये सर और ये सर दोनों सेम हो जाएगा, केवल मात्राओं को छोड़ दें। अक्षरों को ले तो ये सर, ये रस, और इसको उल्टा कर देंगे तो रस, यानी ये रिलेटिव है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। अब आइए इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों सेरीकल्चर की शुरुआत चीन में लगभग 2700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे सबसे पहले चीन की सम्राटनी शी लिंग शी ने खोजा था। और खोजा कैसे था? तो रेशम के कीड़े का जो कोकून होता है और उस कोकून से रेशम बनाया जाता है, वो उनके चाय के कप में गिर गया और इस प्रकार दोस्तों रेशम की खोज हुई। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है? तो यही चीन देश करता है। और वर्तमान में चीन वैश्विक रेशम उत्पादन का लगभग 75 से 80% हिस्सा या उत्पादन करता है। और चीन में कहाँ ये उत्पादन किया जाता है? तो हेनान, झेजियांग और सिचुआन प्रांत में। भारत की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है। वैश्विक रेशम उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा जो है ये भारत प्रदान करता है। और भारत में कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और असम में और कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक अकेले 70% भारत के रेशम उत्पादन का हिस्सा प्रदान करता है। दोस्तों चाइना से अमेरिका क्यों डरता है? अभी इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना किसी भी उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे निकलता जा रहा है और यही डर क्या है? अमेरिका को है। हम तो ये भी मानते हैं कि विश्व के उदारीकरण में चाइना का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ दोस्तों, मैं योगदान मानता हूँ। अमेरिका क्या करता है? केवल सैंक्शन और डॉलर का खौफ दिखाता है। चाइना का सहयोग इतना है, चाइना की वजह से क्या होता है, चाइना में सस्ते लेबर थे जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम आई और इसने इतना प्रोडक्शन किया कि पूरे विश्व में सभी सामानों को सस्ते सस्ते दामों में उपलब्ध कराया। और इस प्रकार दोस्तों चाइना का उदारीकरण में बहुत योगदान है। कुछ चीज़ों में चाइना की कुछ नीतियाँ फेल हैं, चाहे बेकार हैं। जैसे गरीब देशों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके क्या करता है, उसको अपने कर्ज के तले दबा देता है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा दिया है एपी कल्चर। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। याद कैसे करेंगे? तो मधुमक्खी का क्या निकलता है? रस निकलता है। तो रस को क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो एपी, आओ पियो, किसको? मधुमक्खी के रस को। एपी कल्चर यानी एपी, आओ पियो, किसके? मधुमक्खी के रस को। इस प्रकार दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। एपी कल्चर की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत प्राचीन काल से ही है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आधुनिक एपी कल्चर की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में 19वीं सदी के अंत में हुई। और होती कैसी है कि जब यूरोपियन मधुमक्खी को भारत लाया जाता है और उसके बाद इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत में सालाना शहद उत्पादन की बात करें तो ये 1 लाख टन से भी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा शहद का उत्पाद कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा शहद का उत्पाद चाइना करता है। चाइना कितना करता है? तो 25 से 30%। वही दूसरे नंबर पे तुर्की है, इसके बाद ईरान, अर्जेंटीना आदि देश हैं। तो किसमें? सेरीकल्चर में भी चाइना आगे, एपी कल्चर में भी कौन आगे? चाइना आगे। अब आइए पीसी कल्चर को देखते हैं। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। याद कैसे करेंगे? तो पीस पीस के मछली खाया। कैसे खाया? पीस पीस के मछली खाया।
स्पीसीज शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ भी होता है मछली। दोस्तों सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। और चाइना मछली का उत्पादन कितना करता है? तो 1/3 हिस्सा। दूसरे नंबर पे मछली का उत्पादन कौन करता है? तो दूसरे नंबर पे भारत है। भारत में कौन कौन? रोहू, कतला, मृगल आदि मछलियों का उत्पादन किया जाता है। सबसे अच्छी मछली की बात करें तो वो कौन मछली है? तो अटलांटिक सैल्मन नामक मछली है। मछली का पालन किस कृषि के अंतर्गत किया जाता है? तो पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। याद कैसे करेंगे? पीसी यानी पीस पीस के मछली खाया। और पीस का मतलब टुकड़ा भी होता है, तो मछली टुकड़े में खाते हैं, तो ऐसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों के अध्ययन से संबंधित है। ये तो साफ साफ समझ में भी आ जा रहा है। इसके लिए कौन सी ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं चाहिए। फ्लोरी यानी फ्लावर, और फ्लावर को क्या कहते हैं हिंदी में? फूल। और फूल तो फूलों का अध्ययन किससे किया जाएगा? तो फ्लोरीकल्चर से। इसको आप कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। फ्लोरीकल्चर की बात करें तो ये भी एक कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फूल का उत्पादन जो करता है वो नीदरलैंड करता है। नीदरलैंड को दोस्तों फूल की खेती का वैश्विक केंद्र माना जाता है। और खासकर कौन फूल का उत्पादन करता है? तो ट्यूलिप फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे कोलंबिया आता है। कोलंबिया में मुख्य रूप से गुलाब, कार्नेशंस और आर्किड जैसे फूलों का उत्पादन किया जाता है। अब आगे देखते हैं, तो आगे दिया है विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती से संबंधित है। इसको कैसे याद करेंगे? तो वीट का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा, और जो अंगूर के गुच्छे होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े जुड़े होते हैं। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती के लिए दोस्तों एक स्पेशल कृषि विधि लाई गई, विटीकल्चर। ऐसा क्यों? तो दोस्तों अंगूर से बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब बनाया जाता है, और शराब जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अंगूर की खेती किसके अंतर्गत की जाती है? तो विटीकल्चर के। और विटी का मतलब टुकड़ा, एंड टुकड़ों में अंगूर होता है। इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों इटली देश करता है। और इटली न केवल अंगूरों के उत्पादन में बल्कि वाइन के उत्पादन में भी विश्व में शीर्ष स्थान पे है। इटली के बाद फ्रांस आता है, फ्रांस के बाद स्पेन आता है। ये सभी देश क्या है? अंगूरों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वही भारत में अंगूरों की बात करें तो महाराष्ट्र में उगाया जाता है, कर्नाटक में उगाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में उगाया जाता है। और अंगूर से क्या बनाया जाता है? तो वाइन बनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। दोस्तों एक और निवेदन है आपसे, अगर वीडियो मेरी दोस्तों पसंद आपको आती है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ दिया है वर्मी। वर्मी को वर्मा समझ लीजिए। वर्मा यानी बर्मा। बर्मा जो होता है दोस्तों हमारे यहाँ भाले को बोला जाता है। और भाले क्या होता है? लंबा होता है और पतला होता है। और केचुआ भी क्या होता है? लंबे लंबे होते हैं और पतले पतले होते हैं। तो इस प्रकार वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुए से संबंधित है, यानी केचुए के पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर भी दोस्तों एक कृषि तकनीक है जिसमें केचुओं का उपयोग करके जैविक कचरे को दोस्तों खाद यानी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। और ये सबसे बेहतरीन खाद होती है। 1 केजी वर्मी कंपोस्ट की कीमत 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक होती है। सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है, क्योंकि भारत हमारा क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत के बाद चीन और ब्राज़ील दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। और यह खाद भूमि के लिए सबसे फायदेमंद होती है। और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन खाद होती है? तो यूरिया होती है। और यूरिया का भी उत्पादन भारत देश ज़्यादा करता है। तो ये याद रखिएगा। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ से संबंधित है। वर्मी यानी बर्मा। बर्मा किसको बोला जाता है? भाले को बोला जाता है। भाले क्या होते हैं? लंबे होते हैं और पतले होते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? केचुआ। अब आगे देखते हैं, तो पोमो कल्चर। पोमो कल्चर किससे संबंधित है? तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। पोमो में दोस्तों यहाँ पाम पढ़ लीजिए, इसको पाम। पाम दोस्तों एक फल होता है जो थाईलैंड और इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और उसको आयात कौन करता है? तो भारत करता है। तो पाम क्या है? एक फल है। और फल यानी पोमो कल्चर। पाम से पोमो पढ़ लीजिए, पोमो कल्चर। पोमो कल्चर किससे संबंधित है? तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। और विश्व में सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाले देश कौन है? तो चाइना है, भारत है और ब्राज़ील है। चाइना में कौन कौन फल उगाया जाता है अधिक मात्रा में? तो सेब, अंगूर, संतरे और केले।
वही भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा फल उगाया जाता है, तो इसमें कई राज्य हैं अपने अपने फलों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे महाराष्ट्र में अंगूर उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, संतरे सेब का उत्पादन हिमाचल जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे ब्राज़ील है। अब दोस्तों ओलोरी कल्चर देखते हैं। तो ओलोरी कल्चर किससे संबंधित है, तो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ दोस्तों दिया है ओलो, ओलो आलू, ओलो आलू, ओलो से आलू जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आलू किससे संबंधित है, तो सब्जी से। तो ओलोरी कल्चर किससे संबंधित है, तो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चाइना करता है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो भारत है। तीसरे नंबर पे वियतनाम और चौथे नंबर पे रूस है। चीन में क्या क्या उगाया जाता है, तो टमाटर उगाया जाता है, प्याज, गाजर, आलू और हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। वही भारत की बात करें तो भारत में भी आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां उगाई जाती हैं। वियतनाम जो है हरी पत्तेदार सब्जियां उगाने के लिए प्रसिद्ध है। रूस में दोस्तों आलू ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और आलू के साथ साथ गाजर और प्याज भी उगाई जाती है। तो ओलेरी कल्चर किससे संबंधित था, तो सब्जियों के उत्पादन से। ओलेरी को कैसे याद करेंगे, तो ओलो आलू, ओलो आलू, आलू यानी सब्जियों का उत्पादन। अब आगे देखते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो है दोस्तों ये बागवानी से संबंधित है और इसको याद कैसे रखेंगे, तो भारत में एक फिल्म थी बागवान, और बागवान दोस्तों ऐसी फिल्म थी कि जो हमारे हार्ट यानी दिल को लग गई। बागवानी एक ऐसी फिल्म थी जो हमारे हार्ट यानी दिल को लग गई। इस प्रकार दोस्तों बागवानी जो है किससे संबंधित है, तो हार्टिकल्चर से संबंधित है। हार्टिकल्चर में दोस्तों पौधों की खेती और उनकी देखभाल का विज्ञान और कला संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें बागवानी के विकास, उनकी रोगों और कीटों से सुरक्षा और फसलों के उत्पादन के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग संबंधी अध्ययन किया जाता है। सबसे ज़्यादा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में कौन है, सबसे आगे तो चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है और चौथे नंबर पे ब्राज़ील है। भारत में किन राज्यों में हार्टिकल्चर ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो बागवानी से। याद कैसे करेंगे, बागवान फिल्म हमारे दिल को लग गई यानी हार्ट को लग गई। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण खेती है एरोपोटिक। एरोपोटिक जो कृषि विधि है ये किससे संबंधित है, तो हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो एरो, एरो माने क्या होता है, हवा, एयर, एरो को एयर समझ लीजिए, एयर माने हवा। तो इस प्रकार एरोपोटिक जो है हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है और ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के हवा में नमी और पोषक तत्वों के साथ उगाए जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि खादों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जो धनिया हम लोग ज़मीन में उगाते हैं, इस धनिया को एरोपोटिक विधि से भी उगाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस खेती या कृषि विधि का कौन इस्तेमाल करता है, तो पहले नंबर पे नीदरलैंड है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे चीन है। भारत की बात करें तो भारत में एरोपोटिक्स के माध्यम से उत्पादन में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों विभिन्न अनुसंधान और सरकारी पहल चल रही है। लेकिन देखते हैं कब तक इसका लाभ और इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, इसके लाभ क्या है, मैंने बताया कि ये क्या खाद्य सामग्री को बहुत कम मात्रा में इसमें लगता है। अब आगे देखते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स दिया है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो जल में पौधों को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स को कैसे याद रखेंगे, तो हाइड्रो का मतलब यानी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस में होता है, तो जल में। तो हाइड्रोपोनिक्स को याद रख लीजिएगा, जल में पौधों के उगाने से संबंधित है। यहीं से दोस्तों ये वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।